जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर 46 स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, कल की क्लास के सवाल की ना मैं थोड़ी रिवीजन चाह रहा हूँ, तो पहले वो रिवीजन करते हैं, फिर आज वाला सवाल शुरू करेंगे। पेज 275 पे ये मरकरी वाला सवाल था। अच्छा, एंट्रीज बताओ कौन कौन सी करनी थी। कल जाते हुए हमें डेफो टैक्स की एंट्रीज भी नहीं की थी, ठीक है। डेफो टैक्स की जनरल एंट्रीज भी करनी है। अच्छा, यकम जुलाई 6 को एसेट खरीदने की एंट्री करनी है, ठीक है जी। और 30/7 को तो कुछ भी नहीं हुआ, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। 30/8 को जो है वो पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे, फिर रिवैल्यूएशन की एंट्री करोगे, और रिवैल्यूएशन की एंट्री का पार्ट है वार्म अप की एंट्री। और 30/9 को सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे। 30/10 को पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे और फिर रिवैल्यूएशन की एंट्री करोगे। अब जरा बताओ, यकम जुलाई 6 को ऐसे खरीदने की एंट्री करेंगे। 30/7 को, 7 को तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ डेप्रिसिएशन की। 30/8 को पहले डेप्रिसिएशन और फिर रिवैल्यूएशन, और 30/9 को सिर्फ डेप्रिसिएशन, और 30/10 को पहले डेप्रिसिएशन फिर रिवैल्यूएशन। अच्छा यार, मैं आपसे चाह रहा था एक ना ईयर एंड वाला भी सवाल होमवर्क में कर लो। होमवर्क में आज आपका सवाल होगा, क्वेश्चन बताओ कौन सा है, 19, और पेज नंबर क्यों कौन सा, 751। तो ये होमवर्क जरा नोट कर लें आप, क्वेश्चन 19 पेज 751 पे निकाल के चेक कर लें। तो ये आपका सवाल जो है वो होमवर्क होगा, निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। पेज 751, हाँ ये सवाल है। इंशाल्लाह आधा घंटा इस पे लगाना है आपने, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तो ये सवाल जरा पक्का आपका होमवर्क हो जाएगा। एक इसको ना साथ साथ कवर करते हैं, चीज़ों को पेंडिंग में ना डालेंगे, होमवर्क ज़रूरी है। अच्छा यार, आज ना अभी मुझे क्लास के बाद याद करवाना, मैं ना वो ऑनलाइन वालों के पोर्टल के ऊपर और फिज़िकल वालों के लिए यूट्यूब पे मैं वो जो पिछला टेस्ट है ना उसकी डिस्कशन अपलोड करूँगा। लेकिन वो डिस्कशन जो है वो मैं इस टाइम अभी रिकॉर्ड नहीं करवाई, वो पुरानी रिकॉर्ड करवाई हुई है। तो वो पिछली दफ़ा शायद पिछले सेशन में कोई और टेस्ट था। बहरहाल वो एक सवाल था IAS 12 का टेस्ट में, आप लोगों को बड़ा पसंद आया था, तो उसकी मैं डिस्कशन अपलोड करूँगा। और जो ऑनलाइन वाले हैं उनके पोर्टल पे टेस्ट के नीचे डिस्कशन अपलोड हो गई होगी, और जो फिजिकल वाले हैं उनके लिए यूट्यूब पे होगी। और वो जो टेस्ट की डिस्कशन का लिंक है, वो जो मैंने आपको एक और वेबसाइट बताई हुई है, ऑनलाइन वालों से भी बात नहीं करा, फिजिकल वालों से, तो वो वहाँ पे मैं इंशाल्लाह उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप वो टेस्ट की डिस्कशन अटेंड कर सकें। तो यार ये भी हिम्मत करके ना 15-20 मिनट आराम से तसल्ली से बेड पे लेट के आपने ये टेस्ट की डिस्कशन भी ज़रा जो है यूट्यूब पे सुन लेनी है। अच्छा, तो वापस आ जाओ यार, ये लेकिन मुझे याद करा देना, सना मैं भूल जाऊँ। अच्छा भाई, अब ना एंट्रीज ज़रा नज़र मार लेते हैं। एंट्रीज पे मैं ना वो कल वाला जो क्लास में हम कर रहे थे, मैं उसकी जो है वो तस्वीर खींच लाया था। तो ये देखें, थोड़ा सा डेम आ रहा है लेकिन मैनेज हो जाएगा। सबसे पहले साल आपने प्लांट खरीदा, फिर आपने 30/7 को डिविजन चार्ज की, अभी जो मैंने सारा बताया, 30/7 को डिविजन चार्ज की। 30/8 को मैंने ये जगह इसलिए छोड़ दी कि डिविजन में कई दफा ज्यादा डिविजन पड़ी होती है। 30/8 को आपने फिर डिविजन चार्ज की, लेकिन रीवैल्यू भी किया, और रिवैल्यूएशन की दो एंट्री होती है, वार्म अप की एंट्री और रिवैल्यूएशन की एंट्री। फिर 30/9 को आपने सिर्फ डेप्रिशिएट किया, 30/10 को आपने डेप्रिशिएट भी किया और रिवैल्यू भी किया, और 30/11 को आपने सिर्फ डेप्रिशिएट किया। डेप्रिसिएशन आम हालात वाली है 9। आम हालात वाली कितनी डेप्रिसिएशन है, 9। आम हालात वाली डेप्रिसिएशन 9। ये डेप्रिसिएशन में सस्तापन है, 9 की बजाय 8 है, तो कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का चक्कर नहीं है, इसलिए ये सरप्लस डेबिट रिटर्निंग क्रेडिट वाली एंट्री नहीं की। इधर डेप्रिसिएशन में एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन में महंगा पाने, तो ये वाली एंट्री भी की। तो ये एंट्रीज का एक पैटर्न था। अच्छा, कुछ चीजों की एंट्री ना नहीं करनी, किन चीजों की एंट्री नहीं करनी वो पहले मैं यहां से आपको रिवाइज कराता हूं, फिर मैं सोच रहा हूं प्रॉपर तरीके से ना इसका सोल्यूशन खोल के आपको रिवाइज करवाऊं। यार एंट्री किस चीज की नहीं करनी, ये जरा आपने देखते रहना। डेप्रीसिएशन मैं जरा हर जगह हाईलाइट कर रहा हूं, डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन मैंने हर जगह हाईलाइट कर दिया। डेप्रीसिएशन में जब सस्तापन पड़ा हो तो P&L की ये वाली एंट्री मैंने कहा नहीं करनी, पहली बात। डेप्रीसिएशन में जिस वक्त सस्तापन पड़ा हो तो ये वाली एंट्री नहीं करनी, वही P&L के नीचे वाली। डेप्रीसिएशन में जब महंगापन पड़ा हो तो महंगेपन पड़े होने की सूरत में आपने ये टैक्स वाली जो एंट्री नेगेटिव है ये नहीं करनी, ये डेफर टैक्स के अकाउंट में ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ये जबानी याद करो,
डेप्रिसिएशन में जब सस्तापन पड़ा हो तो P&L के नीचे वाली फिगर की एंट्री नहीं करनी, और डेप्रिसिएशन में जब महंगापन पड़ा हो तो ये वाली। अच्छा, अब दो चीजें और थी, वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूं। ये आपने याद रख लिया एंट्री किस किस की नहीं करनी। हाँ, मैं ये कह रहा था, मैं सोच रहा हूं कि बजाय कि हम इधर उधर करें, बड़ा सॉफ्ट खूबसूरत तरीके से ना इस सवाल को दोबारा खोलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 28। तो इस सवाल को खोल के जबरदस्त तरीके से ना ऐसे ओ माशाल्लाह किस्म का। हाँ यार, हमारे पास कोई मसला नहीं, व्हाइट बोर्ड की तस्वीर अगर हमने नहीं भी ली थी तो हमारे पास ये वर्किंग मौजूद है। अब ना मैं हाईलाइट करने लगा हूं जरा ग्रीन हाइलाइटर से। डेप्रीसिएशन में ये अब आप खोल लो पेज किताब का 314, और ये पक्का पक्का जो है ना, यहां पे कोई हाइलाइटर अगर लग रहा है आपके घर में हो तो कमाल ही हो जाए। डेप्रीसिएशन में जब सस्ता पान है तो इसकी एंट्री नहीं करनी, इस वन की, देखना ये वाला वन। डेप्रीसिएशन में जब सस्ता पान है तो इसकी एंट्री नहीं करनी, और डेप्रीसिएशन में जब महंगापन हो तो इस 0.4 की एंट्री नहीं करनी। 0.4 जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसके एंट्री। ये पहली बनी नहीं आप, ये पहली बात होगी पक्की ठकी। नेक्स्ट, अब मोहतरम अगली बात आपने गौर से सुननी है। इस टॉपिक में करंट टैक्स की वर्किंग में कोई नई चीज हम लेके गए थे? यस। इस टॉपिक में डेफर टैक्स की वर्किंग में हम कोई नई चीज लेके गए थे? यस। डेफर टैक्स के टी काउंट में क्या नई चीज जानी है और करंट टैक्स की वर्किंग में क्या नई चीज जानी है? अब ये सुनना, अब मैंने ग्रीन हाइलाइटर मिटा दिया है और मैंने आपको बता दी है किन चीजों की एंट्री नहीं होनी, किन चीजों की एंट्री नहीं होनी, ये अलग बहस है। अब अगला मैं आपसे क्या बताने लगा हूं, डेफर टैक्स के टी काउंट में और बोलो करंट टैक्स की वर्किंग में क्या जाना है। उसके लिए आपने बड़े शौक से ना मेरे साथ मुतवज्जे रहना है। उसके लिए ना मैं डेप्रिसिएशंस को ग्रीन से हाईलाइट किया था, अब मैं ना रीवैल्यूएशन सरप्लस को हाईलाइट करने लगा हूं येलो से। रीवैल्यूएशन सरप्लस ढूंढो, मिल गया सर। रीवैल्यूएशन सरप्लस ढूंढो, सरप्लस है या लॉस है? ढूंढो। क्लियर? क्या क्या ढूंढ लिया? रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन लॉस। अब आपने ना जनरल एंट्री पहले जहन में सोचनी है, फिर आपने पोस्टिंग करनी है। अच्छा, वार्म अप की एंट्री छोड़ो, अकोमोडेशन डेबिट एसेट क्रेडिट, प्लांट क्रेडिट, P&L डेबिट। तो बताओ P&L डेबिट, अब जरूरी तो नहीं जनरल एंट्री से हम करंट टैक्स की वर्किंग बनाए, हमें इस वर्किंग से भी करंट टैक्स की वर्किंग आनी चाहिए। तो प्लांट क्रेडिट, P&L डेबिट, लॉस रिकॉर्ड कर लिया अकाउंटिंग वालों ने, टैक्स वाले कहेंगे हम रिवैल्यूएशन लॉस को नहीं मानते। तो इस 8 को मैं ऐड करूंगा, लेकिन यार मैं कहां ऐड करूं इस 8 को? मेरे से तो 30 जून 2008 की वर्किंग मांगी ही नहीं करंट टैक्स की, कल मैंने आपके सामने की थी। 30 जून 8 की वर्किंग मांगी ही नहीं करंट टैक्स की। तो एक तो करंट टैक्स में ये जाना है, लिख लिया आपने अपनी बुक पे, करंट टैक्स में ये जाना है, लेकिन करंट टैक्स की वर्किंग मेरे से मांगी ही नहीं, बोलो मांगी ही नहीं। एक तो करंट टैक्स में ये 8 जाना है। अच्छा, करंट टैक्स में क्या जाना है और डेफर टैक्स के टी अकाउंट में क्या जाना है? इसके लिए रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन लॉस, जहां जहां लफ्ज नजर आ रहा है उसको हाईलाइट करना है, और किसकी एंट्री नहीं करनी उसके लिए सिर्फ डेप्रिसिएशन की लाइन के आगे मैंने कुछ किया था। और ये कल होमवर्क का सवाल करके आना, फिर ये चीज होमवर्क के सवाल में भी रिवाइज करेंगे। आगे चलो, बात को खींच के रखो। इसकी मोहतरम आप मुझे जनरल एंट्री बताएं। ये कॉलम तो एग्जिस्टेंस लूज कर गया, इसकी जनरल एंट्री बताएं। ये जो येलो वाला है, प्लान डेबिट, P&L क्रेडिट, DTL क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट। अब करंट टैक्स की वर्किंग में क्या जाना है और डेफर टैक्स के टी अकाउंट में क्या जाना है, ये आप मुझे बताओगे। करंट टैक्स की वर्किंग में क्या खुशी रिकॉर्ड हुई 6 की? खुशी को उल्टाने की जरूरत है क्योंकि टैक्स वाले रिवैल्यूएशन गेन को नहीं मानते। खुशी को उल्टाएं किस साइन से? लेस के साइन से उल्टाएं। तो क्यों ना हम करंट टैक्स की वर्किंग इधर ही हुई देख लें। ये वर्किंग 1 हुई है, माइनस हुआ 6, बाकी तो काउंटिंग टैक्सेशन और टैक्स टैक्सेशन। और
डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट में क्या जाना है, वो 2.4 जाना है। डीटीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 2.4 जाना है, डीटीएल में क्रेडिट साइड पे 2.4 जाना है। डीटीएल का अकाउंट शुक्र है तो ऊपर बना हुआ है, ये डीटीएल के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2.4 जा रहा है। आई थिंक एवरीवन सिटिंग इन होम एंड एवरीवन सिटिंग इन क्लास नाउ शुड फील कंफर्टेबल। अब उसे कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। किस किस की एंट्री नहीं करनी, ये मैंने डेप्रिसिएशन को ग्रीन से हाईलाइट करके आपको समझा दिया, और करंट टैक्स में क्या जाना है वर्किंग में, और डेफर्ड टैक्स के टी काउंट में क्या जाना है, ये मैंने आपको समझा दिया रिवैल्यूएशन लॉस या रिवैल्यूएशन सरप्लस वाली लाइन को हाईलाइट करके। लेकिन ऐसे हाईलाइट करने से काम नहीं चलेगा, जुबानी जुबानी ना पेपर में एंट्री रिवाइज करनी पड़ेगी। तो ये 8 रुपए जाने हैं करंट टैक्स की वर्किंग में, और ये 6 रुपए जाने हैं करंट टैक्स की वर्किंग में, ये 6 भी जाने हैं करंट टैक्स की वर्किंग में, और ये 2.4 डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट में जाएगा। अब ये रट्टा नहीं मारना, एंट्री करनी है पेपर में, तो फिर यहां से ये बात याद रहेगी, ये 2.4 डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट में जाएगा। क्लियर? अच्छा यार, कल जाते जाते ना सारे सालों की करंट टैक्स की एंट्रीज तो नहीं हो सकती थी क्योंकि प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन सारे सालों की डेफर्ड टैक्स की एंट्रीज हो सकती थी। तो डेफर्ड टैक्स की एंट्रीज करने के लिए हमें ये डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट के कैरी डाउन्स अवेलेबल थे, ये कल मैंने आपको लिखवा दिए थे। अब एंट्रीज जरा आप बोलनी शुरू करो। अच्छा, इसमें एंट्रीज जब मैं बोलनी शुरू करूंगा तो ये देखो, पहले साल की डीटी डेबिट, डीटीएल क्रेडिट, तो ये एंट्रीज में ये 307 में ना असल में कोई अकाउंटिंग और टैक्स वालों में इख्तलाफ नहीं था, इस वजह से शायद वो नहीं आया हुआ। 307 में इख्तलाफ नहीं था, तो इसलिए 308 में डायरेक्ट मैंने एंट्री की हुई है। 308 में एंट्री देखो डेफर्ड टैक्स की, जल्दी जल्दी जल्दी, वो जगह छोड़ी हुई थी कल। डेफर्ड टैक्स की एंट्री 307 के साल में, ये देखो यार, नहीं ये 7 के साल में, 307 के साल में एंट्री है 3.6 की, ये 3.6 की। ये एंट्री क्या है, डीटी डेबिट डीटीएल क्रेडिट 3.6 की। मुझे लगता है ये 300 नहीं, अकाउंटिंग और टैक्स वालों में फर्क था, बिल्कुल डायरेक्शन डिफरेंट थी। तो हाँ यार, ये एंट्री तो हमने मिस कर दी हुई है सोल्यूशन में। पेज 311 पे आओ, पेज 311 पे यहाँ एक एंट्री डालो, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से यार, 3.6 से, ये वाली। अच्छा ऐसा करते हैं, डीटी की जो जो एंट्री करनी है ना, मैं उसे हाईलाइट कर लेता हूँ, ये देखो स्काई ब्लू से, डीटी की जो जो एंट्री करनी है उसे हाईलाइट कर लेता हूँ। ये एक डीटी की पहले 307 की एंट्री, 308 की, बाकी एक एरर थी, आपने 309 में कल क्लास में बताया था एक एरर थी, तो एरर को सही कर लिया था हमने। ये 309 के साल में, ये 310 के साल में, और ये 311 के साल में। अब एंट्री बताओ 307 के साल में, डीटी डेबिट डीटीएल क्रेडिट। ये एंट्री जब मैं 307 में देखने आया तो अनलकीली मिसिंग थी, कितने अमाउंट से, 3.6, तो ये मैंने कर ली। अब मैं 308 पे आता हूँ, 308 पे डीटीएल डेबिट डीटी क्रेडिट 1.04, ये देख लो, डीटीएल डेबिट डीटी क्रेडिट, डीटीएल स्लैश ए वो आपकी मर्जी है, क्योंकि बीच में कहीं एसेट भी बन गया शायद ये, तो डीटीएल स्लैश ए ऊपर कर सकते हो, बट टीई सही होना चाहिए, इधर स्लैश ए लिखने में कोई हर्ज नहीं। और 309 में 1.41 से, लेकिन ये एंट्री अब सही करनी पड़ेगी यार, क्योंकि कल आपने मुझे सही करा दी थी। 309 के साल में असल में ये एंट्री बन रही है डीटीई डेबिट और डीटीएल क्रेडिट, तो ये एंट्री यहां भी सही करनी पड़ेगी, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या एसेट क्रेडिट, जो भी है, लाइबिलिटी एसेट स्लैश डाल के कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र आगे सही है सारी एंट्रीज। 310 में आओ, 2.89 से रिकॉर्ड करनी है एंट्री, रिकॉर्डिंग है, और इधर रिवर्सल है, यानी इधर टीई डेबिट डेफर्ड टैक्स और टीएल डेबिट टीई क्रेडिट, इधर रिकॉर्ड करनी है, उधर उल्टानी है, उल्टी करनी है। ये रिकॉर्ड कर दी हमने 2.89 से, डीटी डेबिट डीटीएल क्रेडिट, और ये हमने उल्टा दी, डीटीएल डेबिट डीटी क्रेडिट। तो ये डेफर्ड टैक्स की एंट्री थी जो कल जाते जाते मेरे से रह गई थी। करंट टैक्स की एंट्रीज में सारे सालों की इसलिए नहीं कर सकता कि करंट टैक्स की एंट्रीज आखिरी 2 साल की होनी है। तो ये जो जगह खाली थी हमने छोड़ी हुई थी, ये जगह खाली छोड़ी हुई थी, ये कल आपको याद होगा कि ये किस लिए खाली छोड़ी थी। इन 3 सालों में मैंने कहा था करंट टैक्स की एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन यार इन सालों में करंट टैक्स की एंट्री तो हो सकती है ना, आखिरी 2 सालों में। आखिरी 2 सालों में बोलो बोलो कौन सी एंट्री हो सकती है, करंट टैक्स की। और इस साल में, इस साल में, इस साल में और इस साल में किस किस की एंट्री हो सकती है, डेफर्ड टैक्स की। ये आप वो कल वाला जो अभी मैंने एंट्रीज दिखाई हैं वो देख के बेशक इधर आप लिख लेना, बल्कि यहाँ लिख लो, ये सीटी कितना है,
2010 का 21.11, और ये जो 2011 का है कितने 33 पॉइंट, उल्टा तो नहीं लिखवा रहे, सही लिखवा रहे हो। और फिर उसके बाद जो है वो डेफर्ड टैक्स की एंट्रीज 500 साल, 1 2 3 4 500 सालों की मैंने भी आपको दिखा दी। चलें जी, इट इज ओवर नाउ। अब ऐसा करते हैं इसी की ना रिवीजन करते हैं। शुरू करें जी आज का सवाल। आज का सवाल है यार क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ऑन यकम जनवरी 2014 को मुझे बता दो कि वो कौन सा है, पेज कौन सा है। हाँ जी 275। ऑन यकम जनवरी 2014 ओमेगा केमिकल्स लिमिटेड चेंज इट्स वैल्यूएशन मॉडल फ्रॉम कॉस्ट टू रिवैल्यूएशन। अच्छा, यकम जनवरी 14 को इसने मॉडल चेंज किया है, तो क्या मतलब है, यकम जनवरी 14 से पहले इसका यही मॉडल था या यकम जनवरी 14 से पहले कोई और मॉडल था, कॉस्ट मॉडल था। तो यकम जनवरी 14 से हमने कौन सा मॉडल स्विच कर गया, The following information pertains to its buildings as at यकम जनवरी 2014। ये डाटा इसकी बिल्डिंग से रिलेटेड दिया गया और किस दिन दिया गया मोहतरम, एज एट यकम जनवरी 14, यकम जनवरी 14 को ये दिया गया इसकी बिल्डिंग का डाटा। इस लाइन का क्या मतलब है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एज ओरिजिनली एस्टिमेटेड, यानी शुरू में जब ये खरीदा गया था एसेट तब इसकी लाइफ कितनी समझी गई थी, 25 साल। अच्छा मुझे बता दो इस एसेट की कॉस्ट कितनी है, 164.5। आज तक कितना डेप्रिशिएट हो चुका है, कब तक, यकम जनवरी 14, एसेट लिखा हुआ है ना, यकम जनवरी 14 या 31/12/13, जो भी आप पसंद करो, 31/12/13। रिवैल्यूड अमाउंट एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट एज एट यकम जनवरी 14। इसके साथ कहीं स्लैश 31/12/13 ना लिख लेना, ये यकम जनवरी 14 ही है, क्योंकि रिवैल्यू हमारे साल के शुरू में हो रहा है, क्योंकि सवाल की पहली लाइन में लिखा हुआ है ऑन यकम जनवरी चेंज वैल्यूएशन मॉडल। क्योंकि रिवैल्यूएशन की डेट अगर ईयर एंड की डाल दी या स्टार्ट ऑफ ईयर की डाल दी तो एंट्रीज में फर्क पड़ जाता है, तो इसलिए यहां कुछ गड़बड़ ना करना कि स्लैश 31/12/13 समझने के लिए लिख रहे हो, बिल्कुल नहीं लिखना। ऑन यकम जनवरी वी चेंज वैल्यूएशन मॉडल, इसका मतलब है बिफोर यकम जनवरी तो ये मॉडल नहीं था। तो ये किस दिन की मार्केट वैल्यू है, यकम जनवरी 14 की, क्या है फेयर वैल्यू। अच्छा जी, अब बता दो यार, ये सवाल कोई चलता चलाया सवाल इसने दिया है या पहले साल से डेटा दिया है, चलता चलाया सवाल दिया है। चलता चलाया सवाल यहां से साबित हो रहा है कि अकाउंट रिडक्शन दी हुई है, इसका मतलब है खुद भी ये कई सालों से डेप्रिशिएट कर रहा है। ऑन यकम जनवरी 14 ओमेगा ने मॉडल चेंज किया है कॉस्ट से रिवैल्यूएशन का, उन एसेट्स का डाटा ये अवेलेबल है। इसका मतलब है कि यकम जनवरी 14 इज नॉट डेट ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग। अगर यकम जनवरी 14 परचेज ऑफ डेट ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग्स होती तो बिल्डिंग्स पे डेप्रिशिएट ना हो रही होती। अच्छा यार एक बात ये बताओ, ऐसी एक बात पूछ रहा हूं, क्या मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ये इनको मैंने खरीदा कब था बिल्डिंग्स को। ये एक बहस है जो इंट्रो FR1 की क्लास के अंदर होती थी कि क्या मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि मैंने इन बिल्डिंग्स को कब खरीदा था, क्या मैं अंदाजा लगा सकता हूं, बताना है, शर्माना नहीं है। ये बताओ 1 साल की डेप्रिसिएशन है या ये कई सालों की डेप्रिसिएशन है, बोलो बोलो, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन है या कई साल की डेप्रिसिएशन है, कई साल की। अक्यूमुलेटेड का क्या मतलब होता है, कई साल की, यकम जनवरी 14 की भी या फिर 31/12/13 की। यहां तो लिख लो, खैर है यहाँ 31/12/13 स्लैश डाल के लिखने में कोई मसला नहीं, क्योंकि ये तो ब्रॉड डाउन है, ये पिछले साल का कैरी डाउन होगा। अच्छा ये कितने सालों की डेप्रिसिएशन है ये जरा मैं चेक करना चाहता हूँ। उसका ना एक शॉर्टकट है, एक अकाउंटिंग के टीचर ने बताया हुआ था। कॉस्ट के एसेट की 164.5, लाइफ कितनी है 25 ईयर्स, 1 ईयर डेप्रिसिएशन, यानी मुझे 1 साल की डेप्रिसिएशन बताओ कितनी आई। इससे पहले तो 25 साल पे डेप्रिशिएट हो रहा होगा ना, 25 ईयर्स, 164.5 कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ इज इक्वल टू 6 ये 6.58 क्या है यार, 1 साल की डेप्रिसिएशन।
और ये एक साल की डेप्रिसिएशन है 26.32 या कई सालों की, हम हैं किताब के पेज 275 पे, ये एक साल की डेप्रिसिएशन है या कई सालों की, कई सालों की। अब जरा हिम्मत करो यार, हिम्मत करके एक चीज बताओ कि अगर मैं ये आपसे कहूं कि अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक साल की डेप्रिसिएशन ज़रब नंबर ऑफ ईयर्स यूज्ड, ऐसा ही है। देखो ना, एक एसेट है, आपने 100 रुपए का लिया, 10 रुपए डेप्रिशिएट किया, 10 रुपए डेप्रिशिएट किया, तो अकमुलेट होकर कितनी डेप्रिसिएशन आई हुई है 20। तो अब ये 20 अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो अगर मैं 10 को पकड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी तो 20 आ जाएगा। मुझे ये बता दो ये क्या डेप्रिसिएशन है, ये एक साल की डेप्रिसिएशन है या कई सालों की, एक साल की। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये एक साल की है या कई सालों की, कई सालों की डेप्रिसिएशन। अब आप मुझे बताओ कई सालों की डेप्रिसिएशन कितनी है, 26.32, एक साल की, तो अब मुझे पता चल जाएगा कितने ईयर से मैंने खरीदा हुआ है, कितने साल हो गए खरीदे हुए। तो मुझे बता दो कितने ईयर्स हो गए खरीदे हुए, 26.32 डिवाइड बाय 6.58, 4 इयर्स, 4 इयर्स हो गए मैंने इस बिल्डिंग को बाय किया हुआ है। देखो ना, एक साल की डेप्रिसिएशन है 6.58, तो 4 साल की डेप्रिसिएशन है 26.32। तो ये मोहतरम डिस्कशन इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि जितने साल गुजर गए हैं ना, उसकी बुनियाद पे फिर अगले सालों में हमने रिमेनिंग लाइफ निकाल के सवाल शुरू करना है। तो इसलिए लाइफ ऑलरेडी पास्ट जरूरी थी। और एक फीलिंग लाओ वैसे भी कि 164.5 की फिगर ने 25 साल डेप्रिशिएट होना है, तो अभी सिर्फ 4 साल डेप्रिशिएट हुई है, इसलिए 26.32 है। अगर कोई 20-22 साल डेप्रिशिएट होगी होती ना, तो ये 164 इधर होता, इधर 150 या पता नहीं कितना होता, अच्छी हैवी फिगर होती। तो 164 की कॉस्ट है, थोड़ी सी डेप्रिसिएशन उसके सामने नजर आ रही है, इसका मतलब है 25 साल में से भी कितने साल इस्तेमाल हुआ है, 4 साल। अब आप लोग तो कह रहे होंगे सर आपने ऐसे ही में चक्रों में डाला, हम तो माशाल्लाह समझदार लोग हैं, 26.32 को हमने वैसे भी डिवाइड कर देना था 6.58 से, इस चक्कर में आपको डालने की जरूरत ही नहीं थी। अगर 26.32 को मैं डिवाइड करूं किससे, जैसे देखो 100 रुपए का एसेट खरीदा, 10 रुपए डेप्रिशिएट किया है, अगर आप 20 को डिवाइड करो एक साल के डेप्रिसिएशन से, चलो इसको छोड़ो, ज्यादा अच्छी मिसाल, अगला साल और डालो। अगर मैं 30 को 30 का रिडक्शन है, अगर 30 को डिवाइड करूं 10 से, तो पता चल जाता है कितने साल हो गए एसेट खरीदे हुए, 3 साल। तो अगर कम रिडक्शन को एक साल के डेप्रिसिएशन से डिवाइड कर दें तो क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स। तो नोट कर लो, तो कितने साल पहले से ये बिल्डिंग खरीदी है मोहतरम, 4 साल हो गए हैं, नोट कर। ओके आगे चलें जी। यार ये ऐसे ही आपसे मैं बात कर रहा हूं, वैसे कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये इतनी। वैसे डेट ऑफ परचेज बता दो फिर क्या बनी, 14 का साल ना गिनना, यकम जनवरी 14 पे मैं खड़ा हूं, ये यकम जनवरी 14 की अकाउंट डेप्रिसिएशन है, तो 14 का साल ना गिनना, 4 साल डेप्रिशिएट हुआ है, 13 में हुआ होगा, 4 साल पीछे चलो, 14 में नहीं हुआ, 14 तो हमारा साल है, 13 में हुआ होगा 4 साल, 12 में, 11 में और 10 में। तो बताओ कब खरीदा होगा, यकम जनवरी 10, यकम जनवरी 10 से जरा आगे चल के देखो, पूरा 10, पूरा 11, पूरा 12, पूरा 13, तो पूरा 13 डेप्रिशिएट हुआ है, यानी 10 में भी डेप्रिशिएट हुआ, 11 में भी, 12 में भी, 13 में भी, और हमें लाके किसी ने छोड़ दिया यकम जनवरी 14। तो डेट ऑफ परचेज की यकम जनवरी 10 है, क्लियर। अब यार हमें पागलों की तरह आगे छोड़ो, हमें पागलों की तरह ये काम करने की जरूरत नहीं है कि हम ये काम तो करना है डेट डिस्क्रिप्शन वाला, लेकिन एक और काम मैं आपको दिखाने लगा हूं, डेट डिस्क्रिप्शन और एसेट और रिवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस और टैक्स और नेट सरप्लस। अब ना हमें पागलों की तरह ये काम करने की जरूरत नहीं है कि हम जो है वो यहां लिखें यकम जनवरी 10 को एसेट खरीदा कितने रुपए का, 164.5 को,
फिर डेप्रीशिएट हुआ 10 के साल, फिर डेप्रीशिएट हुआ 11 के साल, फिर डेप्रीशिएट हुआ 12 के साल, फिर डेप्रीशिएट हुआ 13 के साल, और फिर मैं पहुंचूं WDV पे 1 जनवरी 14 की। हमें ऐसे सवाल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कॉस्ट भी दे दी और 4 सालों की कम्युलेशन खुद ही दे दिया है। और सवाल की रिक्वायरमेंट है किस साल का सवाल सॉल्व करना है? 2014 का। 2014 की जनरल एंट्रीज करनी है और 2014 का टैक्स का नोट बनाना है। क्लियर? तो मोहतरम ऐसे आप मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूं, मैं सिर्फ 14 की वर्किंग ही कर लेता हूं, और 14 की वर्किंग के लकीली मुझे BDs अवेलेबल है। इसको छुपा दो अभी। ये WDV आएगी तो मार्केट वैल्यू से कंपेयर होगी ना। ओ भाई WDV होगी तो आसमानों पे लेके जाएंगे ना, या जमीन पे लेके आएंगे? WDV होगी तो लेके जाएंगे ना। तो पहले WDV चाहिए तो फिर ही आसमानों पे लेके जाना है ना उसको। तो WDV तो पहले निकाल लो ना। तो WDV 1 जनवरी 14 की क्या निकल आएगी? क्या आप एग्री कर रहे हो कि अगर मैं 149 को छोड़ो यार, क्या आप एग्री कर रहे हो 164 में से 26.32 माइनस कर दूं तो इट इज माय WDV? क्लियर? चलें टेस्टर। तो ये कम अभी ना देखो इधर, मैंने नीचे सवाल नहीं पढ़ा, अभी ये डब्बा ही मेरे सामने है। तो मैं 1 जनवरी 14 की WDV से सवाल शुरू कर देता हूं, जिसे आप 31 12 13 भी कह सकते हो, 1 जनवरी 14 भी कह सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बल्कि ज्यादा अच्छा ना 31 12 13 ही है। 31 12 13 को WDV निकली होगी, WDV निकली होगी। तो मैं पहली दफा सवाल क्लास में कॉस्ट की बजाय WDV से शुरू कर रहा हूं। अच्छा जी, कॉस्ट बोलो 164. हाँ स्लैश 1 जनवरी 14 लिखने आपकी मर्जी है। कितना? 164.5 माइनस 4 सालों की डेप्रिसिएशन 26.32। जवाब 138.18। ये क्या आ गई? WDV किस वक्त की? 1 जनवरी 14 की। 1 जनवरी 14 की WDV आ गई। इस WDV को बताओ 1 जनवरी 14 की फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, वो कितनी है? 149.94। सारी बिल्डिंग्स हमारी ये हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स। ओके, 1 जनवरी 14 हमारे साल के पहले दिन रिवैल्यू हो रहा है या पिछले साल के आखिरी दिन? हमारे साल के पहले दिन। बोलो जी रिवैल्यूड अमाउंट, जल्दी बोलो। 149.94। अब बताओ बीवी को आसमानों पे ले जाएं, 138 से 149.94 पे ले जाएं, तो मुझे बता दो कि आसमानों पे लेके जाएं तो कितना फायदा आया? रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग 11.6। अभी दीवार लगा दो, आगे कुछ नहीं करना। 11.76। चलें जी, यहां तक नोट कर लें। आपने दीवार नहीं लगानी। क्लियर? चलें जी, आगे आ जाओ भाई। अब मोहतरम आगे सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कहते हैं? As per the report of the professional valuer, प्रोफेशनल वैल्यूअर की रिपोर्ट के मुताबिक देयर वाज नो चेंज इन लाइफ ऑफ द बिल्डिंग्स। ये इसका मतलब ये है कि लाइफ टोटल जो ओरिजिनली एस्टिमेट की थी वो 25 है और 25 ही है, लाइफ में कोई तब्दीली नहीं है। यानी टोटल लाइफ स्टिल 25 है, रिमेनिंग तो मैं निकालूंगा। इस लाइन का मतलब होता है टोटल लाइफ स्टिल 25 है, देयर इज नो चेंज इन एस्टिमेट ऑफ लाइफ, टोटल लाइफ स्टिल 25 है। आगे चलें। ऑन मिड ऑफ ईयर, हाँ बिल्कुल मिड ऑफ ईयर, on mid of year one of the buildings costing 33 million was sold for 30 million। इस लाइन को मैं काट रहा हूं फिलहाल। एक बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट कितनी है? 33, कितने की बेच दी? 30 की बेच दी। ऑन 1 जनवरी 14 साल के पहले दिन WDV बिफोर रिवैल्यूएशन
इस बिल्डिंग की WDV बिफोर रिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूड अमाउंट ऑन यकम जनवरी 14 याद रखना of the sold building amounted to 27.72 and 31.92. Now what is this 27.72 and 31.92? This is the data on यकम जनवरी 14. ये WDV है यकम जनवरी 14 की और ये फेयर वैल्यू है यकम जनवरी 14 की। ये सारी बिल्डिंग्स की या एक बिल्डिंग की? इधर आओ, ये तो सारी बिल्डिंग की बीवियां हैं, सारी बिल्डिंग की बीवियां हैं। सारी बिल्डिंग की बीवियों को हम आसमानों पे ले गए थे। उन सारी बिल्डिंग की बीवियों में से एक बिल्डिंग की बीवी की बात हो रही है जिस बिल्डिंग को हमने बेचा ऑन यकम जनवरी 14, बीवी बिफोर रिवैल्यूएशन ऑन यकम जनवरी 14। ये मैंने कॉस्ट ऑफ सेल प्राइस कटवा दी है। ऑन यकम जनवरी 14 बीवी बिफोर रिवैल्यूएशन एंड मार्केट वैल्यू बिफोर मार्केट वैल्यू ऑन यकम जनवरी 14 वाज ₹31.92। अच्छा यार मुझे एक चीज बताओ, ये मैंने आपके सिर्फ समझने के लिए रेड मार्कर से लिख रहा हूं, ये पेपर में लिखना नहीं है। ये सारी बीवी हैं, इसमें उस बिल्डिंग की बीवी भी पड़ी होगी। यहां ना देखना, इसमें से मैं बता रहा हूं कुछ अलग करके एक चीज है, ठीक है। ये सारी बीवियां हैं, इन सारी बीवियों में एक वो बिल्डिंग की बीवी भी पड़ी होगी जो बिल्डिंग बिक गई है, उसकी बीवी यकम जनवरी 14 की दे रहे हैं। 31/13 तो एक ही बात होती है ना। ऑन यकम जनवरी 14 बीवी बिफोर रिवैल्यूएशन ऑफ बिकी हुई बिल्डिंग अमाउंटेड टू 27.72। कितनी है जी ये? 27.72। और आगे चलें जी। एंड रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ द बिकी हुई बिल्डिंग वाज ₹31 ऑन यकम जनवरी 14। कितनी है? 31.9। एग्री कर रहे हो? सही लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं जी, सही लिख रहा हूं। वो बीवी है यकम जनवरी 14 वाली, और ये क्या है? रिवैल्यूड अमाउंट। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर ने सेल प्राइस क्यों काटी है? ये मैं थोड़ी देर में देख लूंगा, लेकिन यार कॉस्ट मुझे नहीं चाहिए, कॉस्ट मुझे नहीं चाहिए इस वक्त 33 की। कॉस्ट इसलिए नहीं चाहिए कि यहां सबकी WDVs पड़ी है ना। हाँ, इसकी कॉस्ट माइनस सबकी कॉस्ट में से सबकी कम्युलेटिव से माइनस की तो सबकी WDV आ गई थी, लेकिन शुक्र है इसकी WDV तो डायरेक्ट दी हुई है। तो जब इसकी WDV डायरेक्ट दी हुई है तो इसकी WDV निकालने की जरूरत क्या है? क्लियर? अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि आप थोड़ा सा गैस कर सकते हैं कि इस बिल्डिंग पे सरप्लस कितना आया होगा? थोड़ा सा गैस मार सकते हैं इस बिल्डिंग पे सरप्लस कितना आया होगा? ये मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूं, कितना 4.2 आया होगा, और ये सरप्लस इस सरप्लस में पड़ा है, और ये मैं रेड मार्कर से कर रहा हूं, पेपर में नहीं करना। और ये सरप्लस इस सरप्लस में पड़ा है। फिलहाल मैंने इसको कैसे निकाला है? बैलेंसिंग। और जैसे ये 11.76 बैलेंसिंग निकाला है, ये भी क्या निकाल लिया? बैलेंसिंग निकाल लिया। क्लियर? ओके। अब मोहतरम आगे सवाल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सवाल खत्म हो गया हमारा। आगे सवाल में देख लो क्या लिखा हुआ है। OL यूज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं फ्रॉम द डेट एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, जिस से अवेलेबल हो जाता है, और डेट ऑफ डिस्पोजल तक डेप्रिशिएट करते हैं। रिवैल्यूएशन इज टू बी काउंटेड फॉर यूजिंग नेट रिप्लेसमेंट मेथड, वो जो कम्युलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट वार्म वाली एंट्री करते हैं। आगे तो टैक्स वालों की बातें लिखी हुई हैं। टैक्स डेप्रिसिएशन 10% होती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज व्हाइल नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर इज 100 मिलियन। ये तो छोड़ो आगे डेटा। अच्छा जी, मुझे बता दो इस साल कितने इवेंट्स हुए? 3। इस साल जो इवेंट्स हुए वो अगर मैं खुल खुला के आपसे बात करूं तो इस साल 1, 2, 3, 4, बल्कि 4 कर लो, 4 इवेंट्स हुए इस साल। साल के पहले दिन सारी बिल्डिंग्स को रिवैल्यू किया, ये पहला इवेंट हुआ। दूसरा इवेंट इस साल हुआ 6ठे महीने के एंड पे एक को डेप्रिशिएट करना है, वो जो बिकी है। अकाउंटिंग वालों की नजर में तो करेंगे डेप्रिशिएट, और 6ठे महीने के एंड पे उसको बेचना है, और 12वें महीने के एंड पे बाकी सबको डेप्रिशिएट करना है। अब जरा इवेंट्स एक एक करके ना सोचना शुरू करो, इवेंट्स एक एक करके सोचना शुरू करो। इवेंट नंबर 1, हम कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ चले गए यकम जनवरी 14 को, ये इवेंट नंबर 1। इवेंट नंबर 2, यकम जुलाई को एक बिल्डिंग हमने बेच दी, वन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, ये ऊपर लिखा हुआ, कहां लिखा हुआ है? यकम जुलाई वन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वाज सोल्ड, काट दिया मैंने, वाज सोल्ड। इसके 2 असरात होंगे। यकम जुलाई तक
की डेप्रिसिएशन भी निकालनी पड़ेगी और यकम जुलाई 14 को बेचना भी पड़ेगा इसे। और ये 2 इवेंट्स हो गए और आखिरी इवेंट जो बाकी बिल्डिंग्स है ना उनको हमें डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो 4 इवेंट्स बता दो क्या है। साल के शुरू में रिवैल्यूएशन है, वो सवाल की पहली लाइन बता रही है। साल के मिड में डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल, और साल के एंड पे बाकी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन। यार मुझे ना पहले ऐसा करो, आप जो बिकी हुई बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है वो निकलवाओ साल के मिड में। 30 जून 2014 या यकम जुलाई 14 जैसे भी आपने लिखना है, 6 महीने की डेप्रिसिएशन आपने मुझे निकलवानी है। किस बिल्डिंग की? सारी बिल्डिंग्स की या बिकी हुई? यार मैं क्या करूं, इन फिगर्स को उठा के डेप्रिशिएट करूं या इस फिगर को उठाऊं या इस फिगर को उठाऊं? किस प्राइस को डेप्रिशिएट करना है? 149.94 की टेंशन ना लें फिलहाल, ये सारी बिल्डिंग्स की WDV है, इसको डेप्रिशिएट करूं या सिर्फ अभी मैं बिकी हुई बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर लूं? बिकी हुई बिल्डिंग को कितना डेप्रिशिएट करूं? 6 महीने पूरा साल, 6 महीने पूरा साल, 6 महीने। बिकी हुई बिल्डिंग को मैं 6 महीने डेप्रिशिएट करता हूं। क्लियर? बिकी हुई बिल्डिंग को मैं 6 महीने डेप्रिशिएट करूंगा, लेकिन यार वो काजी क्लास में नहीं बैठा हुआ, तो डेप्रिसिएशन की डेट मिटा देते हैं, कहीं वो ऐसा ना कहे कि डेप्रिसिएशन की डेट लगाई हुई थी आपने। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए डेट को मिटा दें। फिलहाल मुझे बताओ, यकम जनवरी 14 पे खड़े होके हमारा एसेट कितने साल इस्तेमाल हो चुका है? यकम जनवरी 10 हमने डिसाइड कर लिया ना रेट ऑफ परचेज, तो पूरा 10, पूरा 11, पूरा 12, पूरा 13, 4 साल इस्तेमाल हो चुके हैं। और हम खड़े किस दिन है? यकम जनवरी 14 को। तो अगर 4 साल मेरा एसेट इस्तेमाल हो चुका है, टोटल लाइफ इसकी 25 साल है, तो 25 में से 4 इस्तेमाल हो गया, तो बकाया कितनी रहेगी? 21 साल। अब डेप्रिसिएशन में किसकी चार्ज करने लगाऊं? ऑफ डिस्पोज्ड बिल्डिंग, डिस्पोज्ड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगाऊं। क्लियर? किस प्राइस को खत्म करूं? 31.92 को। कितने सालों पर? 21 सालों पर खत्म। सोचा था 31.92 को 21 सालों पे खत्म करेंगे, लेकिन ये तो एसेट ही बिक गया। लेकिन अगर मैं 31.92 को 21 सालों से डिवाइड करूं तो ये मुझे 1 साल की डेप्रिसिएशन देगा। मुझे 1 साल की डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मैं 30 जून 14 पे खड़े होकर डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं, इसलिए मुझे सिर्फ 6 महीने की डेप्रिसिएशन चाहिए। तो कितने अरसे की डेप्रिसिएशन चाहिए? 6 महीने। यार एक और काम ना करें, आपको याद है सरप्लस के साथ वही सलूक करते थे। सरप्लस पूरा पकड़ूं या इस बिकीवी का पकड़ूं? पूरा पकड़ूं या इस बिकीवी का पकड़ूं? जल्दी बताओ। बिकीवी का पकड़ूं। बिकीवी का सरप्लस 4.2। यार ये 4.2 अगर आपको ज्यादा मसला है, इसको ऐसे समझ लो, ये 4.2 इन दोनों का बैलेंसिंग आया, यही 4.2 इधर आएगा और फिर यही 4.2 इधर आ जाएगा। तो ये 4.2 असल में ना ये वाला 31.92 ये वाला और 4.2 ये वाला। 4.2 को पकड़ें और 4.2 को पकड़ के ये वाला 4.2, शक समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ 4.2, ये वाला 4 प्राइस पकड़ी इधर आ गई, सरप्लस एज ऑन पकड़ा इधर आ गया। तो सरप्लस को भी खत्म करें कितने सालों पे? आज वो इंक्रीमेंटल ना पता नहीं चलेगी क्योंकि वो बेसिक डाटा अवेलेबल नहीं है और वो बड़ी, तो इंक्रीमेंटल आज पता नहीं चलेगी। इंक्रीमेंटल फिर निकाल रहे हैं जिस तरह में निकालने की आदत है। 4.2 को डिवाइड करें 21 सालों पे, लेकिन ये जो सरप्लस ट्रांसफर होगा ये तो मोहतरम ट्रांसफर होगा साल वाला, लेकिन मुझे तो 6 माह वाला चाहिए। तो 4.2 को डिवाइड करूंगा 21 से तो साल का सरप्लस आएगा। मुझे कितने महीने का चाहिए? 6 महीने का चाहिए। क्लियर? अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे बता दें डिफिशन कितनी आ गई? 0.76 और गुड 0.76 और ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करनी जरूर है। कितनी? 0.9। क्लियर? चलें यहां तक नोट कर लें। ये डिफिशन मैंने सर किसकी निकाली है? रेड वालों की या ब्लैक वालों की? ब्लैक में जो रेड पड़े हुए हैं उनकी। सर अब आपको क्या फील हो रहा है? अब आपको क्या फील हो रहा है कि कितने इवेंट्स रिकॉर्ड हो गए हैं? 2। नंबर 1, यकम जनवरी 14 को सारी बिल्डिंग्स को रीवैल्यू कर दिया। 30 जून पे खड़े होकर आधी सारी में से वो जो एक बिल्डिंग है उसे डेप्रिशिएट कर दिया। अब यार एक काम मैं पहले करूंगा, ये जो बिल्डिंग है ना, नहीं बिल्डिंग का बेचना मैं रिकॉर्ड बाद में करूंगा। एक काम मैं पहले करूंगा लगे हाथों, क्योंकि मेरा ना एक पैटर्न बना हुआ है वर्किंग का। तो एक लाइन छोड़ दी, 2-3 लाइनें छोड़ दी। एक काम मुझे पहले करा दो, 31/12/14 पे ना सारी बिल्डिंग्स जो बकाया बच गई हैं उनको डेप्रिशिएट करवा दो। और शायद आपको याद हो यार, मुझे तो याद है, शायद आपको याद हो कि जो बिकी हुई बिल्डिंग होती है उसको जब हम डेप्रिशिएट करते हैं तो उसकी 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, लेकिन बकाया पे तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब बता दें ये डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है?
ऑन रिमेनिंग बिल्डिंग्स या बिकी हुई बिल्डिंग। लेकिन आपको याद है जो रिमेनिंग बिल्डिंग्स डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो डिस्पोजल्स माइनस करके निकालते हैं। ये उसी तरह की बात आपको याद होगी, ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स इज इक्वल टू, उस फिगर के ऊपर निकालते हैं। तो ये वही ओपनिंग WDV, वो जो सारे बकाया बिल्डिंग्स बची हैं उनके डेप्रिसिएशन हम निकालने लगे हैं। तो उनके डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, किस प्राइस को डेप्रिशिएट करना है, ना WDV को डेप्रिशिएट नहीं करना होता, आप तो रिवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करना होता है। किस प्राइस को डेप्रिशिएट करना है, 149.94 को नहीं, 149.94 इज ओपनिंग रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिकी हुई बिल्डिंग्स। इसको तो डेप्रिशिएट कर दिया ना, तो अब इसको डेप्रिशिएट करें, इस प्राइस को डेप्रिशिएट करना था जी, इस प्राइस में से इस प्राइस को 6 महीने डेप्रिशिएट कर दिया, इस प्राइस में से ये प्राइस माइनस करके बाकी प्राइस को जो है पूरे साल पर डेप्रिशिएट कर दें, पूरे साल पर डेप्रिशिएट कर दें। अच्छा अब मोहतरम इधर देखो, ये काजी नहीं बैठा हुआ, उसने कहना था ना डेप्रिसिएशन मिटाएं, डेप्रिसिएशन की ये फिलहाल डेट मिटा दें, डेट मिटा के रिमेनिंग लाइफ सोच लो। ये किस दिन की प्राइस है जिसे डेप्रिशिएट करने लगे हैं, ये कम जनवरी 14 की, ये किस दिन की प्राइस, ये किस दिन की प्राइस है जिसे डेप्रिशिएट करने लगे हैं 14 की। कितने साल हो गए इसे, 4, बकाया कितने रह गए 21, तो यहां भी 21 साल से डिवाइड करेंगे, 30 जून 14। अच्छा इनके लिए वैसे डेट लिखनी है तो लिख लो 31 12 14। अच्छा जी बोलो 140 रिमेनिंग लाइफ जब निकाल रहे हो ना तो डेप्रिसिएशन के सामने डेट ना लिखा करो, जब रिमेनिंग लाइफ निकाल रहे हो, जब रिमेनिंग लाइफ निकल है एक दफा तो फिर डेट देखनी है तो देख लिया करो, डिवाइडेड, हाँ सबर माइनस 149.94 माइनस 31.92, जो भी जवाब आया इसको डिवाइड कितने सालों पे करना है। और वो जो इंट्रो की क्लास में पढ़ते थे ओपनिंग WDV ऑफ ऑल बिल्डिंग्स माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स, लेकिन उसकी बजाय ओपनिंग रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स माइनस ओपनिंग रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिकी हुई बिल्डिंग। अच्छा ये क्या डेप्रिशिएट हो जाएगा, प्राइस। अब सरप्लस को भी हमने करना है ट्रांसफर रिटेन अर्निंग में, तो सरप्लस 11.76 सबका है, 11.76 में से इसका कितना है 4.2, तो 11.76 में ये 4.2 जो पड़ा हुआ है असल में ये वाला 4.2 है, ये वाला, ये जो 11.76 में 4.2 पड़ा हुआ है, इस 4.2 में से हमें सोचना चाहिए कि 11.76 में से 4.2 माइनस करें या 11.76 में 4.2 माइनस करें, जैसे भी कहो। तो ये सरप्लस, ये किनका सरप्लस है, सारी बिल्डिंग्स का। ये किसका सरप्लस है, बिकी हुई बिल्डिंग का। ये किसकी मार्केट वैल्यू है, सारी बिल्डिंग की। ये किसकी मार्केट वैल्यू है, तो सारी बिल्डिंग्स की मार्केट वैल्यू में से बिकी हुई बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू माइनस कर दी। सिमिलरली सारी बिल्डिंग के सरप्लस में से बिकी हुई बिल्डिंग का सरप्लस माइनस कर दिया, क्योंकि इस 4.2 को तो डिडक्शन कर चुके हो ना जी। बोलो 11.76 माइनस 4.2 डिवाइड बाय 21। लेकिन इसको ना 6/12 नहीं करना, क्योंकि ये पूरे साल के डिडक्शन चार्ज होनी है इनके ऊपर। ये ओपनिंग एसेट्स हैं एक तरह के, डिस्पोजल्स माइनस करके। जी क्या जवाब आया, 0.36। चलो नोट करो। एथिक्स को भी नजर मार लिया करो कभी 1-2 दिन बाद। एक 1.5 सफा उसका रह गया वो लटका ही हुआ है अभी तक। ओके आप भाई मेरे बता दो, इस फॉर्मेट में अब एक चीज रह गई है। अगर अभी हमने टोटल कर दिया तो बिकी हुई बिल्डिंग्स भी इसमें आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी, क्योंकि अभी वो स्टिल डेप्रिशिएट हुई है, उनकी प्राइस इनमें पड़ी हुई है। अब एक काम करना है बड़ा गौर से, डिस्पोजल रिकॉर्ड करनी है। ये आज हम नई चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे पहले हमने क्लासेस में रिकॉर्ड नहीं की थी। 30 जून 2014 लिखना है, 30 जून 2014 लिख लो। नहीं पसंद आ रही है डेट तो आप यकम जुलाई 14 लिख लो, जिस दिन बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ हुई है। डिस्पोजल्स की WDV, डिस्पोजल्स की क्या चाहिए, WDV का मतलब ये नहीं ये WDV रिवाइज हो गया। अब ये रिवाइज WDV है, रिवैल्यूड अमाउंट है, रिवाइज WDV है। मुझे बताओ क्या मैं इस 149.94 में से 31.92 वाला एसेट बिक गया है, तो क्या मैं इधर 31.92 माइनस कर दूं कि 149 में से 31 वाले एसेट जा, 149 में से 31 वाले एसेट जा। ना 31 हम माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 31 तो इसकी मार्केट वैल्यू थी साल के शुरू में। अच्छा WDV से ये ना समझना कि मेरी मुराद ये वाली WDV है। असल में जब एसेट रीवैल्यू हो जाता है ना तो फिर बुक वैल्यूज पे नहीं रहता, फिर मार्केट प्राइस पे आ जाता है। तो किताबों में इस वक्त एसेट मार्केट प्राइस पे पड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताओ यार,
149.94 के साथ मैं क्या करूं? 149.94 तो बिकी नहीं, इसमें से कितनी बिकी? क्या ये 31.92 बिकते हुए भी 31.92 की थी, या 31.92 थोड़ा बहुत डेप्रिशिएट हो गया हुआ था? थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो गया हुआ था। क्या आप एग्री करते हो कि अगर ये 31.92 थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो गया हुआ था? किताबों में 31.92 पे तो पड़ा था 2 जनवरी को, लेकिन 31.92 किताबों में इस दिन कितने पे पड़ा था? 31.22 माइनस 0.76, 31.16। ये जरा समझ आया आपको कि मैं 31.92 इस वजह से माइनस नहीं कर सकता कि ये बिक रही है 30 जून को या 1 जुलाई को। तो जब 30 जून को बिक रही है तो 30 जून को बिकने का मतलब ये है कि 1 जनवरी को किताबों में इतने का पड़ा था। जैसे यार कोई एसेट होता है, साल के शुरू में उसकी प्राइस हो 50, आप यहाँ पे उसको 6 महीने इस्तेमाल करो, 6 रुपये डेप्रिशिएट करो, 6 महीने इस्तेमाल किया, 6 रुपये डेप्रिशिएट किया। अब जो WDV आएगी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, क्या वो 50 आएगी? 50 WDV है, वो कोई एसेट है, इसकी ओपनिंग WDV 50 है, 6 महीने की डेप्रिशिएशन 6 रुपये है, तो 44 आएगी ना WDV। तो किताबों से जो बाहर निकालेंगे WDV 44 निकालेंगे। तो व्हाट इज द WDV एट द स्टार्ट ऑफ ईयर आफ्टर रिवैल्यूएशन? 31.92 के 31.92 यहाँ से माइनस कर दें, या ये थोड़ा बहुत डेप्रिशिएट हो चुका है? थोड़ा बहुत डेप्रिशिएट हो चुका है। तो डेप्रिसिएशन के बाद बताएं ये प्राइस कितने में पड़ी थी? 31.16। अब एक अंदर की बात देखो, 31.16 प्लस 0.76 जरा करो ऐसे ही, 31.16 प्लस 0.76, 31.16 प्लस 0.76, जवाब 31.92 वाला ऐसा हमने किताबों से बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा डेप्रिशिएट करके, बाकी WDV नहीं। ये WDV इंशाल्लाह डिस्पोजल अकाउंट में लेके जाएंगे, याद कराना। ये डेप्रिसिएशन P&L में गई है और ये WDV 31.92 में से थोड़ा सा तो इस्तेमाल कर लिया था और बाकी को थोड़ी देर में डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएंगे। दोबारा बोलो, 31.92 को थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया था और बाकी को डिस्पोजल में ले जाएंगे। अच्छा, सरप्लस किताबों में खड़ा रहने दें, इसमें पड़ा हुआ है 4.2, खड़ा रहने दें किताबों में, या सरप्लस भी खत्म कर दें क्योंकि एसेट भी फारिग हो गया? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सरप्लस किताबों में पड़ा रहने दें इस एसेट का, पड़ा रहने दें सरप्लस किताबों में एसेट का, या मार्केट प्राइस में ये सरप्लस सारी बिल्डिंग्स का पड़ा हुआ है, तो इस बिल्डिंग का सरप्लस अगर सरप्लस में पड़ा रहा तो गड़बड़ चीज है। सारी बिल्डिंग्स का सरप्लस कितना? बिकी हुई बिल्डिंग का सरप्लस कितना? बिकी हुई बिल्डिंग का कितना सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट हो चुका? कितना सरप्लस बचा हुआ है? वही काम करो, वही काम करो। कितनी प्राइस थी? 31.9। कितनी खत्म हो चुकी थी? बाकी प्राइस को किताबों से थ्रो अवे करें, डिस्पोजल अकाउंट में डालें। कितना सरप्लस था? इसका कितना हिस्सा फारिग कर चुके हैं, रिटेन अर्निंग में शिफ्ट कर चुके हैं? 0.1। बाकी कितना बचा? 4.1, या 4.2 माइनस 0.1 करके। अल्हम्दुलिल्लाह कैलकुलेशंस खत्म हुई। समझ आ गया? मजा आया? जी बोलो। 112.4। अब ये कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस नहीं है। अब ये कैरिंग अमाउंट है सारी बिल्डिंग्स की, टैक्स बेस इंशाल्लाह भी निकालेंगे। और कितना? 7.2। नोट करो। अच्छा, पहला इवेंट क्या था जी? बोलो। रिवैल्यूएशन। ये मेरी उंगलियां देखो, पहला इवेंट क्या था? फिर क्या था? 6 महीने की डेप्रिसिएशन। फिर क्या था? 6ठे महीने के एंड पे सारी प्राइस को किताबों से फारिग करो। प्राइस इतनी थी, इतनी डेप्रिशिएट हो चुकी थी, बाकी प्राइस को किताबों से फारिग करो। और आखिरी इवेंट क्या था? बाकी बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो। भाई मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करो आपने जो अनाउंसमेंट की है। अब क्या करें यार? दीवार को तोड़ दें, और दीवार को तोड़ के इसको तो आप खत्म करेंगे। चलो इसको पढ़ा रहने दो, शायद रेड मार्कर कहीं यूज करना पड़ जाए। ये वाला कॉलम तो अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर जाएगा। और बोलो कितने परसेंट और कितने परसेंट करेंगे? टैक्स रेट कितने परसेंट है? 40%। 40 और 60, 30%, 30% और 70%। दे लेते हैं सवाल में।
कहाँ लिखा हुआ है? हाँ ये सेकंड लास्ट 30%, टैक्स रेट 30% है। तोड़े जी, सरप्लस को तोड़े जहां जहां आ रहा है, सरप्लस को तोड़े 11.76 को तोड़ो 37, 3.53, 8.23, अच्छा आगे बोलो 3 और 8.23, इधर आओ 0.1 को तोड़ो 0.03 किस साइन के साथ? नेगेटिव। फिर आगे -0.07, बस हम इस सरप्लस के कॉलम को तोड़ेंगे। 4.1 को तोड़ो 1.23, 4.1 इंटू 70%, 2.87, 0.36 को तोड़ो 0.11, 0.36 को तोड़ो 0.25, 7.2 को तोड़ने तोड़ लो, ऊपर से टोटल करके भी आ जाएगा। चलो 7.2 को तोड़ लो बेशक, 5.04, चलेंगे नोट। सरप्लस के कॉलम को तोड़ के 30-70 कर दें। डन। अच्छा अब इधर आओ भाई, कुछ कौन सा क्वेश्चन है? 27। यार एक डिस्कशन मैं आपसे करने लगा हूं, ये सवाल याद है जो अभी मैंने सुबह सुबह आके रिवाइज करवाया था? इसमें आपको याद है मैंने पहले ग्रीन हाइलाइटर से डेफिशिएंसी हाईलाइट की थी और येलो हाइलाइटर से रिवैल्यूएशन, सरप्लस और लॉस वाली चीजें हाईलाइट की थी। अच्छा जी इधर आ जाओ, फिलहाल मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन हाईलाइट कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन हाईलाइट करके पता चल जाता है किसकी एंट्री करनी है, किसकी एंट्री नहीं करनी। डेप्रिसिएशन किससे हाईलाइट की थी आपको याद होगा? मैंने ग्रीन से हाईलाइट की थी। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट सस्ता होता है। डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट क्या होता है? सस्ता होता है। लेकिन वैसे बताओ, वो तो मैं एक जनरल बात कर दी, डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की प्राइस गिरती है। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन में महंगापन आ रहा है या सस्तापन आ रहा है? अगर एसेट रीवैल्यू अपवर्ड हुआ है तो महंगापन आ रहा है, अगर रिवैल्यूएशन लॉस हो गया तो सस्तापन आ रहा है। मेरी तरफ से बात खत्म। अगर एसेट महंगा हुआ है तो महंगापन आ रहा है, अगर एसेट सस्ता हुआ है तो सस्तापन आ रहा है। अब आप मुझे बता दो, अगर एसेट महंगा हुआ है तो महंगापन आ रहा है डेप्रिसिएशन में, अगर एसेट सस्ता हुआ है तो सस्तापन आ रहा है। मुझे बता दो कि एसेट क्या हुआ है? बोलो 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 बोलो। बिल्कुल एसेट महंगा हुआ है, तो इसलिए असल में सादा वाली डेप्रिसिएशन मुझे पता नहीं है। इधर पिछले सवाल का वाला कितना आसान था, 9 रुपए सादा वाली डेप्रिसिएशन। तो एसेट महंगा हुआ पड़ा है या सस्ता हुआ पड़ा है? अगर एसेट महंगा हुआ पड़ा है तो बताओ डेप्रिसिएशन में एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। इसी वजह से तो सरप्लस वाले कॉलम में आगे टैक्स ऑन सरप्लस, नेट सरप्लस वाले कॉलम में चीजें आ रही हैं। तो अच्छा अब आप मुझे बता दो किन एंट्रीज को पेंडिंग करना है क़यामत तक? ये जो टैक्स वाली हैं, याद आ रही हैं? टैक्स वाली। लेकिन यार एक नई चीज ऐड कराऊं, डिस्पोजल भी डेप्रिसिएशन की तरह एसेट को कम कर देती है। तो इसके सामने जो टैक्स वाली एंट्री है ना, इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये डेफर्ड टैक्स अकाउंट में खुद ही हो जाएगी। ये डेफर्ड टैक्स अकाउंट में खुद ही हो जाएगी। किसी तरह घर में हाइलाइटर अगर पड़ा हुआ है तो इसको हाईलाइट कर लो। और यार वो एक येलो में जो हाइलाइटर है ना, वो येलो वाला हाइलाइटर मैंने आज अलग से यूज करना है। वो कहां यूज करना है? रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिवैल्यूएशन लॉस में। तो इन एंट्रीज को तो फारिग कर दो। क्लियर? अच्छा जी, येलो वाला हाइलाइटर ना अभी मेरे काम का नहीं है, क्योंकि ना मैंने अभी डीटीएल का अकाउंट खोला है और ना मैंने करंट टैक्स की वर्किंग खोली है, इसलिए येलो वाला हाइलाइटर मेरे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रीन वाला हाइलाइटर क्यों इंपॉर्टेंट था? ताकि मैं आइडेंटिफाई कर लूं कौन सी एंट्रीज करनी है, कौन सी एंट्रीज नहीं करनी। तो डेप्रिसिएशन जहां जहां थी मैंने हाईलाइट कर दी, और आज एक नई चीज मैंने डाली इसमें, डिस्पोजल। डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल हाईलाइट कर ली,
तो टैक्स के नीचे वाली एंट्रीज जो है वो करने की जरूरत नहीं है। अब यार मुझे एंट्रीज करवाना शुरू करो। जितनी भी एंट्रीज आपको नजर आ रही हैं इधर देखो, सबसे पहले मैं रिवैल्यू करूं या वार्म अप करूं? एक्सेलेंट, वार्म अप करूं। साल के पहले दिन रिवैल्यू हो रहा है या साल के आखिरी दिन? पहले दिन रिवैल्यू हो रहा है। तो बोलो इस 26.324 सालों की डेप्रिसिएशन अकोमोडेशन अकाउंट में पड़ी होगी। सोच के बताओ, 4 सालों की डेप्रिसिएशन अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में पड़ी होगी। तो बोलो इस 26.32 को एसेट अकाउंट में शिफ्ट करने की क्या एंट्री करें? अकोमोलेटेड एब्सेंट डेबिट एसेट क्रेडिट 26.32। सबसे पहली एंट्री ये होगी। दूसरी एंट्री ये अकाउंट अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर जाएगा। दूसरी एंट्री होगी बिल्डिंग डेबिट, डीटीएल क्रेडिट और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। पहली एंट्री डन, अकोमोडेशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट। दूसरी एंट्री बिल्डिंग डेबिट, डीटीएल क्रेडिट और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। चलो रिवाइज कराओ। अकोमोडेशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, वार्म अप हो गया। साल के शुरू में रिवैल्यू था बिल्डिंग डेबिट, डीटीएल क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। डेप्रिसिएशन 2 दफा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन, और ये एंट्रीज मैंने क्या नहीं करनी, डीटीएल अकाउंट में खुद ही आ जाती हैं। सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। क्लियर? डेप्रिसिएशन में ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है ना, इस वजह से डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। अच्छा ना 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 ना, डिस्पोजल को जरा छोड़ो, डिस्पोजल को जरा छोड़ो। इस एंट्री को ना मैं इंशाल्लाह भी कराता हूँ, इस एंट्री को मैं भी कराता हूँ। अच्छा तरतीब से चलो, अब ये एंट्री तो नहीं करनी, इसकी एंट्री होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, रिटेन नहीं। डिस्पोजल की एंट्री में करवाता हूँ, इसकी एंट्री नहीं करनी। सरप्लस डेबिट, रिटेन नहीं क्रेडिट। जो डेप्रिसिएशन के वक्त सरप्लस का सलूक होता है वही इधर भी सलूक होता है। ये डेप्रिसिएशन मैंने, ये एंट्री मैंने आपको समझानी है अभी। सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। और यार ये तो वही वाली एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट और सरप्लस डेबिट, रिटेन है। शुक्र है सवाल की एंट्रीज खत्म हुई, सीटी डीटी निकाल के। तो डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। क्लियर? अब आखिरी 2 एंट्रीज रह गई हैं, कौन सी? सीटी डीटी, उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर? ओके चलो जी एंट्रीज रिवाइज कराएं। अकोमोडेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट, डीटीएल क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, बिल्कुल वही पैटर्न चला है ना हमारा, पैटर्न वही चल रहा है। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, डिस्पोजल की एंट्री में इंशाल्लाह भी कराता हूं। सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। क्या? अच्छा यार अब ना एक तरह बात आपने गौर से सुननी है। अच्छा यार ये काम आपने कर लिया, ये कहीं भूल ना जाए आपको। इसमें कितना पड़ा हुआ था? वो जो रेड मार्कर से मैंने लिखा था, रेड से ही लिख देता हूँ, 27 पॉइंट, और इसमें कितना था? 4.2, और इसमें 31.92, क्योंकि ये सोल्यूशन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर इधर कर ले नोट तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा यार मुझे ये बताओ आप कि क्या कहते हैं, डिस्पोजल की एंट्री आपने क्या सीखी हुई है? आपने 31.16 की बहस करने लगा हूँ। डिस्पोजल की एंट्री आपने क्या सीखी हुई है? बल्कि इधर ही आ जाओ शक। डिस्पोजल की एंट्री आपने क्या सीखी हुई है? कैश डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और बोलो बिल्डिंग क्रेडिट और गेन लॉस डेबिट या क्रेडिट। सही है, ये एंट्री आपने सीखी हुई है डिस्पोजल की। मुझे याद है इंट्रो के टीचर बताते थे यहां बिल्डिंग की कॉस्ट आएगी और यहां अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक। याद है? ये एंट्री तो तब होती थी, फर्ज करो लॉस आ गया, गेन आ गया, मुझे नहीं पता। ये एंट्री तो तब होती थी जब हमारा यूज होता था कॉस्ट मॉडल। क्या यूज होता था? कॉस्ट मॉडल। लेकिन आज हमारा कौन सा मॉडल यूज हो रहा है? रिवैल्यूएशन मॉडल। ये रिवैल्यूएशन मॉडल में ना, रिवैल्यूएशन मॉडल में यहां बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं आती, यहां बिल्डिंग की लेटेस्ट फेयर वैल्यू आती है, रिवैल्यूड अमाउंट जिसे आप कह रहे हो। और लेटेस्ट या कभी पुरानी भी कोई फेयर वैल्यू लगवाई हो वो वाली, या अभी भी वाली लेटेस्ट। सोचो डिस्पोजल से पहले जो भी रिवैल्यूएशन हुई है, तो जरा डिस्पोजल की जनरल एंट्री ये नहीं होती, ये तो कॉस्ट मॉडल में थी। हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल यूज नहीं करना। फेयर वैल्यू मॉडल का लफ्ज है IAS 40 के लिए, IAS 16 में लफ्ज यूज होता है रिवैल्यूएशन मॉडल जी। कैश डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग लेटेस्ट फेयर वैल्यू, लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट, जो मर्जी आप कह दो। मॉडल तो रिवैल्यूएशन है लेकिन आती तो फेयर वैल्यू ना, लेटेस्ट फेयर वैल्यू जो अभी लगवाई है आपने।
अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल डेप्रिसिएशन नहीं आती, क्योंकि डेट ऑफ परचेज से रीवैल्यूएशन तक की डेट की अकम्युलेशन तो एसेट में शिफ्ट हो चुकी, तो इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन आती है। ये जो अभी अभी लेटेस्ट फेयर वैल्यू लगी है उस दिन से लेके बेचने की डेट तक, तो लास्ट रीवैल्यूएशन डेट से, क्योंकि पुरानी तो शिफ्ट हो चुकी ना, लास्ट रीवैल्यूएशन डेट से डेट ऑफ सेल तक की, और बैलेंसिंग गेन या लॉस आ जाता है। तो कॉस्ट मॉडल में यहां क्या आती है? बिकी हुई बिल्डिंग की कॉस्ट। और अकम्युलेशन में क्या आते हैं? डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल। अगर 4 साल 5 साल 6 साल हो गए, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की अकम्युलेशन। और ये हमने निकाली हुई है, वो जो पास पेपर का क्वेश्चन 6 किया था ना, उसमें भी कोई एसेट आपको याद है बिके थे? पास पेपर का क्वेश्चन 6 होमवर्क में दिया था, उसमें भी एसेट बिका था। तो पास पेपर का क्वेश्चन 6 नजर मारना आईएएस 12 का, उसमें एसेट बिका था, बड़ा रोला था उस एडजस्टमेंट ने। डिस्पोजल वाली एंट्री काफी टाइम से ये फिगर्स निकालनी पड़ी थी। टैक्स वाले तो डब्ल्यूडीवी यूज कर रहे थे, तो ये फिगर निकालने में डेट ऑफ परचेज से हम लगे थे और फिर टाइम निकाला था। लेकिन यार यहां आसानी है। अब आप मुझे बता दो, जो मेरी बिल्डिंग बिकी है उसकी लेटेस्ट फेयर वैल्यू क्या है? 31.92। यहां से देख लो, यहां से देख लो, जहां मर्जी से देख लो, मेरी बिल्डिंग जो बिकी है उसकी लेटेस्ट फेयर वैल्यू क्या है? यार कॉस्ट तो मैंने काट दी हुई है सवाल से, कॉस्ट मैंने इसलिए यूज नहीं करनी थी ना। कॉस्ट कितनी थी? 33। लेकिन सेल प्राइस तो मैं ले लो ना यार, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहे हैं। कॉस्ट मैंने काट दी थी, असल में मुझे डब्ल्यूडीवी अवेलेबल थी डायरेक्ट, तो 30 मिलियन का तो बेचा है, 30 का तो बेचा है, ये 30 आपने लिखना है, 30 का तो बेचा है। अच्छा, लेटेस्ट फेयर वैल्यू बता दो, बिल्डिंग किस पे पड़ी? अच्छा, कॉस्ट पे पड़ी होगी आपके ख्याल है बिल्डिंग, या लेटेस्ट फेयर वैल्यू पे? लेटेस्ट फेयर वैल्यू पे। वो कितनी है? 31.92। ये थोड़ा सा मैं व्हाइट बोर्ड पे इधर करके लिखता हूं, जरा खुला खुला नोट। 31.92। मुझे बता दो लास्ट रीवैल्यूएशन डेट से लेकर आज तक की डिप्रीसिएशन, ये 0.76, 6 महीने की डिप्रीसिएशन क्यों? लास्ट रीवैल्यूएशन कब हुई है? यकम जनवरी 14 को। बेच कब दिया? तो कम्युलेशन में 6 महीने की डिप्रीसिएशन क्यों पड़ी हुई है? सारे सालों के 4 साल पुराने भी तो हैं, 4 साल 6 महीने की डिप्रीसिएशन क्यों नहीं पड़ी हुई? वो तो एसेट अकाउंट में शिफ्ट हो चुकी। तो कम्युलेशन अकाउंट में से कितने महीने की डिप्रीसिएशन पड़ी है? 6 माह की। पुरानी तो यहां से लेके यहां तक कितने महीने बने? 6 महीने। तो 6 महीने का डिफरेंस 0.76। और यार देखो इन दोनों का जरा डिफरेंस लो, 31.92 और 0.76 का। इधर देखो, ऊपर देखो, आपको पता है कॉस्ट माइनस अकम्युलेटेड डिफरेंस डब्ल्यूडीवी होती है, तो रिवैल्यूड अमाउंट माइनस अकम्युलेटेड भी डब्ल्यूडीवी होती है। कॉस्ट माइनस अकम्युलेटेड क्या होती है? डब्ल्यूडीवी। तो रिवैल्यूड अमाउंट माइनस अकम्युलेटेड भी क्या होती है? व्हाट इज दिस माय गाय? डब्ल्यूडीवी। दोनों का डिफरेंस लो, 31 पॉइंट, ये वो 31.16 है जो हमें डिस्पोजल अकाउंट में शिफ्ट किया है। ये 31.16 वो ये वाला है 31.16। यहां से देखो 31.92 इट इज लेटेस्ट फेयर वैल्यू, इट इज अकम्युलेशन फ्रॉम द लास्ट रिवैल्यूएशन टिल डेट ऑफ सेल। तो इधर क्या लिखा करेंगे बोलो? लेटेस्ट फेयर वैल्यू। इधर क्या? लेटेस्ट फेयर वैल्यू डेट से लेके डेट ऑफ सेल तक की डिफरेंस। बस सादा सी बात है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखो तो वो यही बुक वैल्यू आ रही है। इसको किताबों से निकाल दें और डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएं। डिस्पोजल अकाउंट टी अकाउंट तो मैं नहीं बना रहा, डिस्पोजल की एंट्री कर देता हूं। गेन लॉस बताओ क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है कितना? मेरे जीते, ये अकाउंटिंग वालों का लॉस आया है। अभी टैक्स वालों का लॉस हम निकालेंगे इंशाल्लाह। ये अकाउंटिंग वालों का लॉस आया, अभी सारी बातें अकाउंटिंग वालों की चल रही हैं। अब ये मेरी एंट्री रहती थी, तो ये जाके मैं देख लेता हूँ। ये जो मैंने सर्कल लगाया था ना 31.16 की एंट्री रहती है, तो ये 31.16 पता है क्या है? ये देखो, ये जो 31.16 है, ये देखना, ये देखना, इसका और इसका डिफरेंस है। लिख लो तो बहुत अच्छा होगा। 31.16 ये इसका और इसका डिफरेंस है। 31.16 की भी एंट्री हो गई। गुड। या ये क्या आता है? नहीं, लास्ट रिवैल्यूएशन डेट से डेट ऑफ सेल। और ये क्या आती है? लेटेस्ट फेयर वैल्यू, रिवैल्यूड अमाउंट। क्लियर? चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी एंट्रीज हमारी ओवर होगी। ऑल इज डन। अच्छा जी, अब भाई ये याद कर लेना फिगर। 1.16 का गेन आया था या लॉस आया था? लॉस आया था। किन का? अकाउंटिंग वाला। अच्छा यार, टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को मानेंगे? तो टैक्स वालों के लिए इतना स्यापा करना पड़ेगा दोबारा? अब हमें टैक्स वालों के लिए स्यापा नहीं करना पड़ेगा। टैक्स वाले देखते हैं जी क्या कह रहे हैं। ये टैक्स वाले कह रहे हैं, ये तो ओसीएल यूजी स्ट्रेट लाइन मेथड अकाउंटिंग वालों का था ना,
for use devaluation is to be accounted for. Tax deduction is allowed at the rate of on reducing bill with full year deduction in the year of purchase and no deduction in the year of applicable tax rate is 30%. अच्छा यार टैक्स वाले का अगर मैं पीपी का अकाउंट बनाऊं, यार अकाउंटिंग वालों को ना मैंने पीपी का अकाउंट नहीं बनाया। अकाउंटिंग वालों को पीपी का अकाउंट इसलिए नहीं बनाया कि ये कैरिंग अमाउंट की निकली हुई है 112.4। अच्छा टैक्स वालों का अगर मैं पीपी का अकाउंट बनाऊं तो मुझे बताओ यकम जनवरी 14 ब्रॉट डाउन, यकम जनवरी 14 ब्रॉट डाउन। मुझे ये बता दो, नहीं मुझे सिर्फ ये बताओ कि व्हाट इज द ब्रॉट डाउन कॉस्ट ऑन यकम जनवरी 14? 164.5। ये 2010 में डेप्रिशिएट हुई होगी, 11 में, 12 में, 13 में, 4 साल डेप्रिशिएट हुई होगी। क्लियर? तो 31 12 13 का मतलब यकम जनवरी 14 होता है। तो इसको 4 साल डेप्रिशिएट करना है डब्ल्यूडीवी मेथड पे या स्ट्रेट लाइन पे? डब्ल्यूडीवी मेथड, 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ऐसा ना करूं कि शॉर्टकट लगा लूं 164.5। जब ये 90% डेप्रिशिएट होगा ना तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी 2010 की, 2010 की डब्ल्यूडीवी निकल आएगी। बल्कि 164.5 को जरा दो 90% से, ऐसे ही जरा जरब दो 90% से, 148 इसके करीब करीब की फिगर आ गई। यानी ये डब्ल्यूडीवी निकल आई 2010 की। लेकिन अगर मैं फिर 90% से डेप्रिशिएट करूं तो मेरी डब्ल्यूडीवी निकल आएगी 2011 की। लेकिन अगर फिर मैं 90% डेप्रिशिएट करूं तो मेरी डब्ल्यूडीवी निकल आएगी 2012 की। और फिर मैं 90% डेप्रिशिएट करूं मेरी डब्ल्यूडीवी निकल आएगी 2013 की। बल्कि 31 12 13 की डब्ल्यूडीवी निकल आएगी। 31 12 13 का मतलब यकम जनवरी 14 ही होता है। क्या आ गया? 107.93। सॉल्यूशन में देखो मैंने 0.9 खाली तो नहीं लिखा हुआ, या 0.93 लिखा हुआ है? 0.93 लिखा हुआ है। ओके चलिए जी, ये बीडी आ गया मेरा। आगे चलो। बेचने के साल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। उल्टा लिख दिया मैंने, डेप्रिसिएशन तो इधर आएगी। बेचने के साल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। अब यार मुझे डिस्पोजल की कॉस्ट चाहिए, क्योंकि टैक्स वाले रिवैल्यू नहीं करते ना। अब मुझे डिस्पोजल की कॉस्ट चाहिए 33 मिलियन। अच्छा मुझे बता दो, क्या 33 मिलियन की 4.5 इयर्स की डेप्रिसिएशन निकाल के इस अकाउंट से बाहर निकालूं, या इसकी सिर्फ 4 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके इसको इस अकाउंट से बाहर निकाल दूं? 4 साल की डेप्रिसिएशन मुझे चाहिए। 4 साल की डेप्रिसिएशन मैं क्यों रिकॉर्ड करूं इस 33 पे? क्योंकि नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो अब मुझे बताओ, जब मैं इसको किताबों से थ्रो अवे करूंगा तो मुझे डब्ल्यूडीवी कौन सी चाहिए? मुझे डब्ल्यूडीवी चौथे साल के एंड की चाहिए या 4.5 साल के एंड के चाहिए? चौथे साल के एंड की डब्ल्यूडीवी चाहिए। तो कॉस्ट बताओ। 33 90% कर दूंगा तो इसकी डब्ल्यूडीवी आ जाएगी 31 12 10 की। फिर ये 31 12 11 की डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। फिर ये 31 12 12 की, और फिर ये 31 12 13 की डब्ल्यूडीवी आ गई। तो इसलिए बेचने के साल में तो डेप्रिशिएट हमने करना नहीं, तो इसलिए वो इसको फारिग करो। और यार अगर बेचने के साल में डेप्रिशिएट करना होता ना, तो शायद आपको याद है एक बात, मैंने एक तरीका सिखाया था क्लास में। 10% इंटू 6/12 बना 5%, फिर 5% डेप्रिशिएट करते। और 5% डेप्रिशिएट का मतलब होता है बेचने के साल में डेप्रिशिएट किया तो फिर 95% से मल्टीप्लाई करके आती। ये बात याद आ रही है? छोटे छोटे 2 सवाल कराए थे। किस सफे पे कराए थे छोटे छोटे 2 सवाल? जरा नंबर मारो जाके, वो एंड पे लेक्चर नोट्स में छोटे छोटे 2 सवाल करवाए थे इस तरह के। अगर ये 95% वाली बात भूली हुई है, वो जो होमवर्क वाला सवाल दिया था उसी के आगे पीछे देख लो। 750 पता नहीं कौन सा लेक्चर नोट्स वाला। हाँ लेक्चर नोट्स आ गया, वो लेक्चर नोट्स निकालो। छोटे छोटे 2 सवाल करवाए थे। पेज नंबर 746 के एंड पे और 747 के स्टार्ट पे, ऐसा ही है जी। चलो वो तो छोड़ो, बेचने के साल में हमने डेप्रिशिएट नहीं करना। तो बताओ जी क्या जवाब आया? 21.65 श्योर? अच्छा जी, अब हमने क्या चार्ज करनी है जी? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होती है यार? ऑन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी माइनस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल्स। एडिशंस तो है नहीं, ऑन एडिशंस तो है नहीं। डिस्पोजल्स पे भी 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, क्योंकि बेचने के साल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। तो ऑन एडिशन ऑन डिस्पोजल की जरूरत ही नहीं। आप बता दो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ऑल एसेट्स, लकीली ऊपर ही अवेलेबल है 107. और ये भी शुक्र है यकम जनवरी 14 की ही है,
क्योंकि बेचने के साल में रिडक्शन नहीं। ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स। 21.65. जी क्या जवाब आया? 8.6. कितने परसेंट? 10%. 10% इज इक्वल टू 8.63. 8.63. It is depreciation. What is carried down? 77.65. 77.65. 65. Clear? चलो इसको नोट करो। डन। अच्छा जी, आगे मोहतरम, अब अकाउंटिंग वालों की WDVs निकल आई, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशंस निकल आई, अकाउंटिंग वालों की गेन लॉस निकल आए, टैक्स वालों की WDVs निकल आई, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन निकल आई, टैक्स वालों का गेन लॉस रह गया, टैक्स वालों का गेन लॉस रह गया। कैश डेबिट, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बोले छोड़ो परे, अकमुलेशन के चक्कर में पढ़ने की क्या जरूरत है। एसेट वालों, टैक्स वालों का एसेट बस WDV पे क्रेडिट कर देते हैं और गेन लॉस आ जाएगा। कैश कितना है? 30, एसेट की कॉस्ट 33 है, WDV 21.65, क्योंकि अकाउंट ही WDV बनाया ना हमने, तो गेन लॉस कितना आ गया? 8.35। तो यार ये जो मैंने दीवार लगाई है, इस दीवार का मकसद कुछ और है, इधर अकाउंटिंग वालों के फिगर्स हैं, इधर टैक्स वालों के फिगर्स हैं। अब आपने मुझे करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करवानी है, लेकिन पहले जरा मुझे आप ऐसा करो, करंट टैक्स की वर्किंग करवा दो। और करंट टैक्स की वर्किंग मैं अब कर नहीं रहा क्योंकि इसमें कोई आपका माल नहीं है करंट टैक्स की वर्किंग करना। प्रॉफिट कितना है यार इस साल का? 100 मिलियन। चलो जी, करंट टैक्स की वर्किंग सोल्यूशन। इफ आई कम ऑन पेज नंबर 311 देन यू विल फाइंड इट जी। प्रॉफिट कितना? 100। हिम्मत करो और मुझे बताओ अकाउंटिंग वालों का डेप्रिसिएशन। हिम्मत करके अकाउंटिंग वालों का डेप्रिसिएशन बताओ। अकाउंटिंग वालों का डेप्रिसिएशन 0.76 प्लस 5.62 6.38। ये अकाउंटिंग वालों का डेप्रिसिएशन आ गई। टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन बताओ 8.63। यार वो ना अकाउंटिंग वालों का गेन है, लॉस है 1.16। लॉस को उल्टाते कैसे हैं? ये तो बेचने पे लॉस है। अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल कितना? 1 पॉइंट, पता नहीं ये यहाँ कैसे निकला हुआ है। वर्किंग 1 छोड़ो इसको, बस तो टी काउंट से हमने जनरल एंट्री करके बना लिया ना। और टैक्स वालों का गेन 8.35। डन। ये 4 फिगर्स हैं। अब आप कहोगे सर ये तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन आ गई, ये तो टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन आ गई, ये बेचने पे अकाउंटिंग और टैक्स वालों का गेन लॉस आ गया। तो सर वो जो हमने सीखा था रीवैल्यूएशन गेन और रीवैल्यूएशन लॉस, टैक्स वाले नहीं मानते, वो कहां है हजरत? वो आपने देखना होता है येलो वाली लाइन से। अब मैं येलो वाली लाइन की जनरल एंट्री कराने लगाऊं ताकि मैं आपको बताऊं करंट टैक्स की वर्किंग में क्या जाना है। बिल्डिंग डेबिट, सर DTL क्रेडिट, सरप्लस इन OCI क्रेडिट, तो P&L में कुछ गया ही नहीं, खाली पड़ा ना। तो फिर P&L में ना कोई रिवैल्यूएशन गेन है ना रिवैल्यूएशन लॉस, खाली पड़ा। तो करंट टैक्स में कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, अब किसका अकाउंट बनाऊं मैं? डेफर्ड टैक्स का। डेफर्ड टैक्स अकाउंट बनाने में यार आपने मुझे हेल्प आउट करना है कि एवरी पॉसिबल एफर्ट करनी है। BD मिसिंग है, BD DTL का BD मिसिंग है। एवरी पॉसिबल एफर्ट करनी है, लेकिन पहले क्लोजिंग निकालो। ऑफिस बिल्डिंग क्लोजिंग 112.4 77.65 77.65 112.4। ठीक है। अच्छा, एवरी पॉसिबल एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। 31/12/13 का भी डेटा अवेलेबल है 138.18 ओपनिंग और 107.93। तो एवरी पॉसिबल एफर्ट नहीं करनी पड़ी, रेडीली फिगर्स अवेलेबल थी। ये आ गया क्लियर। और कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर TTDs, DTL का BD और DTL का CD। अगला सफा पेज 311। DTL का BD वो बनाने की जरूरत नहीं ना यार,
हो जाएगा। डीटीएल का बीडी, डीटीएल का सीडी, डीटीएल का बीडी आ गया, डीटीएल का सीडी आ गया। यार एक एंट्री आपने करनी है, मुझे तो कल वाली क्लास याद है, एक एंट्री ब्लू मार्कर से करनी है, एक एंट्री रेड मार्कर से करनी है, वो मैं आपके लिए करूंगा। उसके लिए मैंने आपको कहा था डीटीएल का टी अकाउंट के लिए येलो वाला हाइलाइटर, रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस, पीपी डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, डीटीएल क्रेडिट और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, डीटीएल क्रेडिट कितना जी 3.53। तो यहां एसेट लिख लूं या बिल्डिंग लिख लूं, जो मर्जी लिख लो, कितना डीटीएल क्रेडिट 3.53। यार ब्लू मार्कर से क्या करूं, डीटी बैलेंसिंग निकाल लूं, बताओ कितना आया 2.1। ये डेफर्ड टैक्स अकाउंट बन गया। आगे तो सारा मैनुअल काम होता है ना, आपको पता है, असल में वर्किंग्स ही मेन है, उसके बाद तो करंट टैक्स की वर्किंग भी आसान है, डेफर्ड टैक्स का वर्किंग भी आसान है, डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट भी आसान है। अब रिकॉन्सिलेशन में जाएगा 2.18 और सीटी जाएगा 2.18 और सीटी 32.18, सही है 32.18। टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है, ये उलट रहा है 2.18, पता नहीं नोट मांगा हुआ नहीं मांगा हुआ, नोट मांगा हुआ है ये, यार नोट बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है ये नोट ना एंड पे बना हुआ है, पेज नंबर 311 पे। ये सीटी हो गया, ये डीटी उल्टा दिया, 30 आ गया, रिकॉन्सिलेशन मैच हो गई। चलो अच्छा हुआ, टाइम हो गया। अब होमवर्क में क्या करके आओगे, क्वेश्चन 19 पेज नंबर 750 कुछ तो पता नहीं। अच्छा और दूसरा ना यार, टेस्ट की डिस्कशन अपलोड होगी, IAS 12 का जो सवाल था, पता नहीं इसमें चैरिटेबल चीज़ें भी आ रही थी और भी कुछ चीज़ें आ रही थी, उसकी डिस्कशन इंशाल्लाह अपलोड होगी, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा शाम तक कर दूँ। अच्छा भाई इसमें ना अब अगली बात ये है जो आपके समझने के लिए, आपके याद रखने के लिए, डेप्रिसिएशन के सामने वाली चीज़ें आपने हाईलाइट कर देनी है ग्रीन से, उनमें किसकी एंट्री नहीं होनी, अगर डेप्रिसिएशन के सामने कोई P&L में फिगर आ रही हो उसकी भी बताया था एंट्री नहीं होनी, और डेप्रिसिएशन के सामने कोई टैक्स वाली फिगर आ रही है उसकी भी एंट्री नहीं होनी। पहले ये बात की थी क्लास में, असल में डीटीएल अकाउंट बनता है उसमें ये चीज़ें खुद ही एडजस्ट हो जाती हैं। और दूसरी बात ये की थी कि करंट टैक्स की वर्किंग में रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन लॉस जाता है P&L वाला, वो इस सवाल में था नहीं, और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में नहीं, टी अकाउंट में, डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट में जाता है डीटी, डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट में डीटीएल की जनरल एंट्री जाती है, वो कहां से पता चला करेगी, वो जहां रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन लॉस निकाला हुआ है, तो पीपी डेबिट, डीटीएल क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। तो डेट वाज ऑल। अब मैं कोशिश करूंगा एक सवाल ना आपको और अगली क्लास में ना डिस्पोजल का दूं, डिस्पोजल का एक और सवाल जरा ना आपकी जरा रिवीजन हो जाए, तो देखते हैं आप कल क्या नया स्टैंडर्ड शुरू करना है या क्या करना है अगली क्लास में। अच्छा यार एथिक्स में आ जाओ, एक छोटी सी चीज़ मैं करवा दूं, लगे आता हूँ, फिर पता नहीं ज़िंदगी मौका दे ना दे, तो टाइम नहीं निकलता। एथिक्स किधर है, वो यार कोई एथिक्स सीख लो यार। यार कभी ऐसा हो सकता है कि आपको, कौन सी क्लास है आपकी, ठीक, कभी ऐसा हो सकता है कि आपको, मैं हूं पेज 454 पे, सीए करने के बाद आपको भी ऐसी चीज करनी पड़े जो जिसमें स्टैंडर्ड मौजूद ना हो सकता है ऐसा। हाँ एक मिसाल देता हूं यार, बजट बनाना पड़ गया आपको, बजट बनाना पड़ गया, मैं पेज 454 पे हूं, अब बजट बनाना पड़ गया, तो बजट बनाने पे तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि फ्यूचर में इस कंपनी की सेल कितनी होगी, फोरकास्ट उसे आप कह रहे हो, फ्यूचर में कंपनी की सेल कितनी होगी 3 साल, 3 साल फ्यूचर में बैलेंस शीट कैसे बनेगी, 3 साल बिजनेस के खर्चे कितने होंगे, ये आप आउट हो गए। अब ऐसी सूरत में आप क्या करो, अगर सीए करते करते, सीए में जॉब करते करते, सीए करने के बाद ऐसा करना पड़ जाए, तो यार आप 3 काम करो, ताकि आप जरा बात को ना कहते बस होश हवास में सब कुछ करना है। अब बजट बनाना पड़ गया, स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है, तो क्या करना है, होश हवास में कुछ करना है। व्हेन परफॉर्मिंग प्रोफेशनल एक्टिविटी, सीए करने के बाद प्रोफेशनल एक्टिविटीज तो आप करोगे, स्पेशली दोज दैट डू नॉट रिक्वायर कंप्लायंस विद अ स्टैंडर्ड, स्पेशली वहां पे जहां पे स्टैंडर्ड फॉलो ना हो रहे हो, जिससे बजट बनाना। द सीए शैल एक्सरसाइज जजमेंट, क्या क्या काम करने हैं जजमेंट में। नंबर 1, आपको पर्पस पता होना चाहिए, फॉर विच इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड। पर्पस क्या हो सकता है, कैपिटल रेज करना, हो सकता है आपने शेयर होल्डर से और पैसा मांगना हो, पर्पस ये हो गया। आपको ना जहन में पर्पस होना चाहिए, मैं किन के लिए बना रहा हूं, यानी किस मकसद के लिए बना रहा हूं, द कॉन्टेक्स्ट विद इन विच इट इज गिवन, अगेन वही कैपिटल रेज करना, कॉन्टेक्स्ट
क्या है, कैपिटल रेज करना है आपने। ऑडियंस किनको देना है, न्यू शेयर होल्डर्स। पैसा किससे मांगना है, पुराने शेयर होल्डर से भी मांग सकते हैं, मैं वैसे ही बात कर रहा हूं। न्यू शेयर होल्डर्स ऑडियंस है, मेरी इंफॉर्मेशन को यूज कौन करेगा, नए शेयर होल्डर। और अगर मैंने इंफॉर्मेशन में 2 नंबरी मारी तो शेयर होल्डर पैसे लेके आ जाएंगे और वो कहेंगे यार आपने तो बड़े अच्छे प्रॉफिट शो किए हैं यार, अभी ये हमारी तरफ से पैसे पकड़े लेकिन मैंने बोंगी मारी होगी। और आगे कुछ भी नहीं है यार, आगे एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, तो कितनी एहतियातें करनी है यार, 3, 2-3 नंबर का सवाल आता है पेपर में कि जब स्टैंडर्ड में कोई चीज मौजूद ना हो तो कैसे करो, आप करो अपना काम। फॉर एग्जांपल, व्हेन प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग प्रोफार्मा रिपोर्ट्स, बजट्स, फोरकास्ट, प्रोफार्मा रिपोर्ट्स भी वही होती हैं, बजट्स, फोरकास्ट, द इंक्लूजन ऑफ रेलिवेंट एस्टिमेट्स लगाने पड़ेंगे बजट बनाते हुए कि फ्यूचर की सेल कितनी है, अप्रोक्सीमेशंस भी लगानी पड़ेंगी और अजम्पशन भी लेनी पड़ेंगी कि पता नहीं क्या बनेगा फ्यूचर में। वेयर अप्रोप्रिएट, अब जरा ना फिक्रा मिला के पढ़ना। व्हेन प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग बजट्स, वेयर अप्रोप्रिएट, जहां जहां आपको अप्रोप्रिएट हुआ, would enable those who might rely on such information to form their own judgment। आप किन को काबिल कर रहे हैं, किन को इनेबल कर रहे हैं, enable those who will rely on information to form their, वो आपकी इंफॉर्मेशन पे रिलाई करेंगे और फिर क्या क्या फॉर्म करेंगे, जजमेंट। वेयर अप्रोप्रिएट का लफ्ज काट दो। द सीएम माइट ऑल्सो कंसिडर क्लैरिफाइंग द ऑडियंस। क्लैरिफाइंग द ऑडियंस क्या, कि यार सेल कंफर्म नहीं है, एस्टीमेट है। क्लैरिफाई कर दो ऑडियंस को, सेल कंफर्म नहीं है, एस्टीमेट है। क्लैरिफाई करके अंग्रेजी लिख के बता दो, कॉन्टेक्स्ट भी बता दो इनका, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बनी है, किस कॉन्टेक्स्ट में बनी है, कैश चाहिए, कैपिटल रेज करना है। यूजर्स को कॉन्टेक्स्ट भी बताओ, यूजर्स को पता ही होगा वैसे आमतौर पे तो कैपिटल रेज करना है। एंड पर्पस ऑफ द इंफॉर्मेशन, अगेन पर्पस वही, कैपिटल रेज करना है। तो मेरे ख्याल से ना ये एबीसी पे ज्यादा तरह फोकस करना। तो और पेपर में सवाल क्या आएगा, जब कभी रेलेवेंट स्टैंडर्ड में कुछ ना लिखा हो और आपको सीए करने के बाद वो काम करना पड़ जाए, तो उसमें कितनी चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, मकसद क्या है इंफॉर्मेशन का, किस कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड की जा रही है, और ऑडियंस क्या है। तो ठीक है यार, बस ये एक सवाल हमारा होमवर्क में, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे।